हेलो एवरीवन, बोर्ड बा में आप सभी का स्वागत है। हमें संतोष कुमार और आज हम देखने वाले हैं अपने 12th क्लास के बायो का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा जीवों में जनन। ओके, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसके हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स देख चुके हैं, बहुत सारे इसकी चीज़ें देख चुके हैं। तो बेसिकली ये हमारा पार्ट 8 रहने वाला है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जनन की प्रक्रियाओं के बारे में, यानी कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले पार्ट में ये देख रखा था कि लैंगिक जनन क्या होता है, और उसके पहले हम लोगों ने ये भी देख रखा था कि अलैंगिक जनन क्या होता है। ओके, तो बेसिकली आज हम लोगों को देखना है कि जो भी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होती हैं उनकी सभी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, जनन की प्रक्रियाएं क्या होंगी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं की बात करेंगे। तो यह देखते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक को। तो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट टॉपिक हमारा कि प्रकृति में जनन की प्रक्रिया, यानी कि जनन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकृति के द्वारा कैसे इफेक्ट होती है, प्रकृति का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, नेचर का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे यही चीजें लिखी गई हैं कि प्रकृति में रहने वाले जीवों का जनन व्यवहार जो जनन होता है वो विशिष्ट मौसम या परिस्थितियों से जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं कोई भी यदि जीव जनन कर रहा है, लैंगिक जनन कर रहा है, तो वो कंडीशन से, किसी न किसी कंडीशन से जुड़ा होता है जब वो अपने जनन का प्रोसेस करता है। ओके, मौसम के कंडीशन से जुड़ा रहता है कि जिस प्रकार का मौसम होगा वो उसी के आधार पर अपने जनन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा जीव है जो कि ज़्यादा ठंडी को सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो क्या वो जनन की प्रक्रिया सर्दी में कभी करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि जब वो सर्दी को सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो उसका जो नया जीव उत्पन्न होगा, जो नए बच्चे उत्पन्न होंगे, वो सर्दी को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? ओके, क्योंकि वो तो अभी नए नए अभी उनका निर्माण हुआ। तो वैसे में जीव अपने अनुसार, अपने मौसम के अनुसार वो अपने जनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक है, जबकि मानव हस्तक्षेप द्वारा इस प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। और यहाँ तक कि वो तो नेचुरली है कि हाँ जिस मौसम में होना चाहिए वहाँ पर है, लेकिन मानव क्या कर सकता है, मानव यहाँ पे इंटरफेरेंस उत्पन्न करके, वो उसमें हस्तक्षेप करके वो उसमें परिवर्तन कर सकता है, ताकि जीव अपने निर्धारित समय के आधार पर नहीं, मानवों के अनुसार जनन की प्रक्रिया कर सके। यहाँ पे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि कुक्कुट फॉर्म। ओके, आप कुक्कुट फॉर्म में देखा जा सकता है कि जनन प्रवस्था और लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं जो होती हैं वो कुक्कुट फॉर्म में वो मानवों के द्वारा चेंज कर दी जाती है। ओके, और वैसे तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देख रखा था कि जो पक्षियाँ होती हैं, पक्षियाँ मौसम के आधार पर जनन करती हैं, लेकिन हम लोगों ने पोल्ट्री फॉर्म में क्या किया हुआ है, पोल्ट्री फॉर्म में आर्टिफिशियली रूप से जो मुर्गियाँ होती हैं वो भी एक प्रकार की पक्षियाँ हैं, तो उनको हम लोगों ने कुछ ऐसे डोज दे रखे हैं, उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन कर रखे हैं कि वो सालों भर अंडे दे सके, उन लोगों को मौसम से कोई लेना देना नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो आगे हम देखने वाले हैं कि जनन प्रवस्था के दौरान परिवर्तन, की जनन प्रवस्था के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले तो अंडाशय की सक्रियता होती है और शुक्राणु का निर्माण, मतलब शुक्राणु, हाँ शुक्राणु निर्मित होता है। देखिए हेलो, यहाँ पर हम लोगों ने ये जान रखा था पहले से कि जो अंडाणु होते हैं वो हमारे जनन के दौरान ही, जब किसी मादा का जनन होता है तो अंडाणु तभी से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब जब उनका भ्रूणीय विकास होता है, जब वो भ्रूण में रहते हैं तभी उनका अंडाणु जो होता है तभी उससे विकसित होने लगता है। ठीक है, जब जन्म हो जाता है उनका तो पूरी तरह से अंडाणु बन चुके होते हैं, बस परिपक्व नहीं होते। एक होता है बनना, एक होता है परिपक्व बनना। ठीक है, समोसा बस बना कर रख दिया जाए, तल कर नहीं दिया तो क्या कच्चा समोसा कोई खाएगा? उसी प्रकार से यहाँ पर ये है कि अंडाशय बन तो चुका होता है मादा के शरीर में, बट वो परिपक्व नहीं हुआ रहता है, जिसके कारण कि मादा जो जब तक किशोरावस्था में नहीं जाती है तब तक वहाँ पर वो जनन के प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो हमारा अंड होता है उसकी सक्रियता, उसको सक्रिय होना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जनन प्रवस्था के दौरान अपरास्तनी मादा के अंडाशय में चक्रिक और सहायक वाहिका के साथ हार्मोनल परिवर्तन होने लगते हैं। यानी कि अंडाशय की सक्रियता होने के साथ साथ क्या होता है ना यहाँ पर कि जो भी स्तनपायी जीव हैं, स्तनपायी जीव आप समझ सकते हैं, जो कि वैसे जीव जो अपने बच्चे को दुग्धपान कराते हैं। ठीक है, वैसे जीवों को स्तनपायी कहते हैं। तो ये हमारे मादा के जो अंडाशय होते हैं उनमें जो चक्रिक होता है, जो वो क्रम होता है, मासिक चक्र होता है। ओके, जिसमें अंडाशय शरीर से बाहर निकल जाता है। ओके, और यहाँ पर क्या होता है जब वो निषेचित नहीं होता है तो, और उसमें जो सहायक जितनी भी वाहिकाएं हैं उनके साथ में कुछ हार्मोनल परिवर्तन होता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण कि वो उनके जो अंडाशय होते हैं वो सक्रियता का एक प्रकार से वो बताता है कि अंडाशय सक्रिय होगा।
ठीक है। यहाँ पर उसी प्रकार से मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र के बारे में बताया गया है कि मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र क्या होता है। तो जो भी नॉन प्राइमेट होते हैं, नॉन प्राइमेट जो स्तनधारियां होते हैं, जस्ट लाइक आपके गाय हो गए, भेड़ हो गए, चूहे हो गए, हिरण हो गए, कुत्ते हो गए, इसी प्रकार से जितने भी अलग प्रकार के जानवर हैं, इनमें जो जनन के दौरान क्या होता है, मध्य चक्र होता है। ठीक है। वही जो नॉन प्राइमेट होते हैं, जैसे बंदर हो गए, एप्स हो गए, या फिर मनुष्य हो गए, हम लोग, ओके, में यह ऋतुस्राव चक्र के रूप में जाना जाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके। नॉन प्राइमेट जो जीव होते हैं उनमें अलग प्रकार से जनन की प्रक्रिया होती है, और जो प्राइमेट जीव होते हैं उनमें अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है जो ऋतुनिष्ठ और सतत प्रजनन कौन होते हैं, तो अधिकांश स्तनधारियां, विशेषकर जो वनों में प्राकृतिक रूप से रहते हैं, जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्र प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें वस्तुनिष्ठ या मौसमी प्रजनक कहा जाता है। ये क्या होते हैं ना, विशेषकर वैसे इसमें जीव आते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, वो मौसम के आधार पर अपने जनन के प्रोसेस को करते हैं। यदि मौसम अनुकूल रहा, उनके लिए अनुकूल रहा, तो वो सालों भर जनन कर सकते हैं। ओके। इसीलिए इन्हें सतत प्रजनक कहा जाता है, यानी कि कंटिन्यूअस ये प्रजनन कर सकते हैं। ओके। कंडीशन के अनुसार कुछ स्तनधारियां अपने जनन काल में सतत रूप से जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इस कारण इन्हें सतत प्रजनक कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ जो होते हैं जीव, वो कंटिन्यूअस अपने जीवन काल में जनन की प्रक्रिया वो कर सकते हैं, कंडीशन सही रहा तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सतत प्रजनक कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा कि यहाँ पे वृद्धावस्था क्या होता है या फिर प्रजनन आयु क्या होता है। ठीक। प्रजनन आयु मतलब कि एक किसी चीज का एक लिमिट होता है। ठीक। तो जो जनन की प्रक्रिया, उसका भी तो कोई ना कोई लिमिट होगा, कभी ना कभी तो प्रजनन की प्रक्रिया कुछ समय के बाद स्टार्ट हुई है, तो ऑब्वियसली कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी। ओके। ऐसा हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में भी देख रखा था कि मनुष्य जो है या फिर कोई भी जीव है, तो वो जीवित होता है तो उसकी मृत्यु तय है। उसी प्रकार से जो जनन का प्रोसेस है, यदि वो शुरू हो रहा है तो कभी ना कभी उसका एंड भी होगा। ठीक है। तो वही जो एंड होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वृद्धावस्था कह देते हैं। ठीक। तो यहाँ पे वृद्धावस्था की डिफिनेशन दिया हुआ है कि वृद्धावस्था का अर्थ होता क्या है, तो प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जाता है। जिस समय के बाद, जिस निश्चित समय के बाद जीवों में प्रजनन की जो अवस्था है, जो प्रजनन की क्षमता है, वो खत्म हो जाती है, उस टाइम पे हम उन जीवों को वृद्ध अवस्था कहने लगते हैं कि उनका वृद्धावस्था स्टार्ट हो गया, यानी कि उनका जो प्रजनन काल है, प्रजनन आयु है, वो समाप्त हो चुका है। अब वो वृद्ध हो चुका है, अब वो जनन की प्रोसेस को नहीं कर सकते, जनन की प्रक्रिया नहीं कर सकते। ठीक है। बहुत सारे जीवों में ये परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को देख लेते हैं। ओके। वृद्धावस्था में उपापचय की गति मंद हो जाती है, यानी कि जितनी भी उपापचय की गतिविधियां हैं, ओके, खाने का पचना, श्वसन, ये सारी चीजें, ये सभी प्रोसेस थोड़े से स्लो हो जाते हैं। ओके। और शरीर में जीवन की अंतिम चरण की ओर सहवृत्ति परिवर्तन शुरू हो जाता है, यानी कि जीवन का अब अंत होने के लिए ऐसा उन लोगों में स्टेजेस स्टार्ट होने लगते हैं। जस्ट लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों में जो कोशिका विभाजन होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत ही तीव्र होता है, जिसके कारण उनका ग्रोथ होता है। ठीक। लेकिन वृद्ध अवस्था तक जाकर जो हमारा कोशिका विभाजन होता है वो स्लो हो जाता है या फिर रुक जाता है। ओके। इसलिए वृद्ध अवस्था में जाकर कोई भी मनुष्य जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकता है। ठीक। इवन यहाँ तक हो जाता है कि उनका शरीर झुक जाता है, वो अपने जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी उनका प्रोसेस है, वो अच्छे से नहीं कर पाता है उनका शरीर। ठीक है। और वो अंत की ओर, अपने जीवन का अंत की ओर अग्रसर हो जाते हैं, और यही जो हमारी प्रक्रिया होती है अंततः मृत्यु की ओर उन्हें ले जाती है, और उस जीव का जीवन काल समाप्त होने के बाद उस जीव की मृत्यु हो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है हार्मोन और पर्यावरणीय कारकों की भूमिका, कि हमारे जो जनन, हम लोगों ने देख रखा था कि जनन में हार्मोन की बहुत ही ज़्यादा भूमिका होती है। हम लोग आगे जो पढ़ेंगे भी कि शुक्राणुओं का निर्माण हुआ, अंडाणुओं का निर्माण हुआ, तो कहीं ना कहीं वो हार्मोनल गतिविधियों के कारण ये सभी डिफाइंड हो रहा है कि हाँ, अब शुक्राणु का निर्माण होना है, अंडाणु का निर्माण होना है। ठीक है। और पर्यावरण के बारे में तो हम लोग देखे ही हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कि पर्यावरण के आधार पर ही, वातावरण के आधार पर ही, मौसम के आधार पर ही अपने प्रजनन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा गया है कि हार्मोन किस प्रकार से इसमें उत्तरदायी होते हैं।
तो पादप और प्राणियों दोनों में 3 प्रवस्थाओं जो कि है हमारे कायिक, जनन और जीर्यमान, ओके, इन तीनों के बीच में संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि कायिक यानी जिसको किशोरावस्था हो गया, ठीक है, या फिर पादपों में वो कायिक अवस्था हो गई, ठीक। इन सभी के लिए कायिक अवस्था स्टार्ट होना ये भी हार्मोन के कारण ही होता है, ओके। यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारा जनन की जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे हार्मोन, हम लोग आगे देखेंगे इसमें बहुत सारे हार्मोन का रोल होगा, ओके। और जो जीर्णमान होता है यानी कि जब जो व्यक्ति है या फिर जो भी जीव है यदि वो जनन के प्रोसेस को अब करने लायक नहीं रह जाता है तो वो कहीं ना कहीं हार्मोन के कारण ही होता है। तो ये जितने भी प्रोसेस है हार्मोन के कारण ही कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। आगे इसमें पर्यावरणीय कारक में दिया गया है कि हार्मोन और कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं और व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है। यानी कि एक तो हार्मोन इसमें कंट्रोल करता ही है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ पर्यावरण भी होता है। पर्यावरण के भी बहुत सारे फैक्टर ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन से प्रोसेस को कब करेंगे और कौन से प्रोसेस को कब नहीं करेंगे। यहाँ पर आप एक उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि डर लगना या फिर गर्मी के मौसम में ही हम लोगों को पसीने निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मौसम के आधार पे या वातावरण के आधार पर ये डिफाइंड होता है कि नहीं कि हम लोगों को पसीना कब आएगा, या फिर अदर चीज़, ऐसे यहाँ बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्यावरण डिफाइन करता है कि किन जनन की प्रक्रिया में भी पर्यावरण कहीं ना कहीं इनरोल है कि पर्यावरण यदि सही होगा जनन की प्रक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आखिर जनन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। जनन का जो शुरू से लेकर लास्ट तक जो स्टेज होता है उसमें कौन कौन सी सारी चीज़ें होती हैं, तो वही हम लोग आज का लास्ट टॉपिक है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 स्टेप दिए गए। सबसे पहले तो जो लैंगिक जनन होता है वो प्रक्रिया होती है, ओके। लैंगिक जनन में, ओके, यहाँ पर सबसे पहले निषेचन के पूर्व घटनाएं होती हैं, कुछ निषेचन से पहले घटनाएं होती हैं, जस्ट लाइक शुक्राणु का निर्माण होला, अंडाणु का निर्माण होला, ओके। फिर वहाँ पे निषेचन होता है जस्ट लाइक शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, और उसके बाद निषेचन के पश्चात जब निषेचन हो जाता है तो ऑब्वियसली जब निषेचन हो जाएगा भ्रूण का निर्माण हो जाएगा और नए जीव का, नए बच्चे का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। चलिए इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो लैंगिक जनन में दिया हुआ है कि यह प्रक्रिया एक प्रजाति के नर और मादा द्वारा उत्पन्न युग्मकों के युग्मन यानी कि उनको उनके मिलने, युग्मनज जो निषेचन होता है, और भ्रूणोद्भव के द्वारा विशिष्ट होता है, ओके। ये जो जनन की प्रक्रिया जो होती है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, उसमें किसी एक नर और मादा के युग्मनज मिलकर, युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। फिर उनका भ्रूणोद्भव होता है यानी कि वो फिर से उनमें विभाजन होता है और वो नए जीवों में बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, ओके। तो उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, निषेचन के पहले प्रक्रिया क्या होती है, तो इनमें युग्मकों का निर्माण और उनका मिलन शामिल। निषेचन के पहले ये होगा कि युग्मकों का निर्माण होगा और मिलने के लिए एक प्रोसेस होगा, ठीक है। और जब वो मिलेंगे तो उसे हम निषेचन कहेंगे। और वहीं इसमें लिखा हुआ है कि इसमें नर और मादा युग्मकों के मिलन और युग्मनज का निर्माण शामिल। इसमें क्या होता है, निषेचन के दौरान में, निषेचन में क्या होता है कि जो भी आपके यहाँ से नर युग्मक और मादा युग्मक बने हुए हैं वो दोनों जब मिलेंगे तो उन्हीं को हम लोग निषेचन कहते हैं। अब जब मिल जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो उसी को हम कहते हैं निषेचन पश्चात घटनाएं, ओके। तो निषेचन पश्चात कौन सी घटनाएं होगी, तो इनमें युग्मनज का विकास, भ्रूण का निर्माण और अंततः नए जीव का जन्म होता है। जो निषेचन के पश्चात घटना क्या होगी, तो युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, उसका विकास होने लगे, निर्माण तो हो गया है, उसका विकास होगा, फिर वो भ्रूण के रूप में बदल जाएगा और अंततः वो नए जीव के रूप में जन्म लेगा। समझ में आ रहा है। तो आई होप आप लोगों ने पूरे प्रोसेस को समझा होगा कि ये पूरे प्रोसेस किस प्रकार से होते हैं, जनन की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि इन सभी टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि प्रकृति में जनन प्रक्रियाओं का वर्णन करें। तो हम लोगों ने देखा कि प्रकृति में जनन प्रक्रियाएं क्या होती हैं, तो प्रकृति के द्वारा जनन प्रक्रिया विशिष्ट होती हैं। उसमें मानव चेंजेस कर सकते हैं बट ऐसे नेचुरली प्रकृति के अनुसार ही कोई भी जीव जंतु होते हैं वो अपने जनन के प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो है कि जनन प्रवस्था के दौरान होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं की व्याख्या करें। यानी कि जो जनन प्रवस्था होती है उनमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख रखा था कि जो हमारे जनन प्रवस्था होती है उसके दौरान ये परिवर्तन होते हैं, ओके। और इसमें इतनी सारी ये जो मैंने
हम लोगों ने 4 पॉइंट देख रखा था, ये सारी प्रक्रिया उसमें होती है। ठीक है, तो आप अपने आंसर में इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि लैंगिक जनन में होने वाले घटनाओं के संक्षेप में लिखे। तो इसके भी आंसर में, हालांकि यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है, तो यहाँ पे शॉर्ट में आप बस इतना लिख देंगे तो इसका आंसर सूटेबल हो जाएगा। ठीक है, यदि आप उदाहरण देना चाहें तो शुक्राणु और अंडाणु का उदाहरण दे सकते हैं, या फिर आप पुष्पों में भी जो जनन होता है, परागण जो होता है, परागण का जो प्रोसेस होता है, उन सारे प्रोसेस को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आज आपने इस क्लास को बहुत ही इंजॉय किया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।